हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10वीं क्लास के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। जो आपको होने वाला एग्जाम है उसमें आपको काफी बेनिफिट होगा, काफी फायदा होगा। तो पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरणों और अभिक्रिया में से आपसे क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम अगर आप देखोगे रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कौन से लेसन में से क्या क्या पूछ सकता है। पहले तो इसमें से आपको 10 रिएक्शन है, आपके 10 अभिक्रियाएं हैं। आप लोगों ने पढ़ी होंगी 10 अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, पढ़ी है सारी अभिक्रिया। इनमें से कोई भी एक अभिक्रिया आने के चांस है, इनके उदाहरण आपसे पूछेगा। एक उदाहरण भी पूछ सकता है, कई बार 2 उदाहरण भी पूछ लेता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ठीक है, जो 10 अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, कई बार संयोजन भी पूछा है, वियोजन भी। कौन सी भी अभिक्रिया पूछ सकता है, मतलब 10 की 10 अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेंगी और उनके एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसमें लेसन में वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अभिक्रिया होने के बाद में इसमें एक टॉपिक है विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता का मतलब आपने पढ़ा होगा। विकृत गंधिता मतलब जब हम किसी तेल वाले भोजन को, वसा वाले भोजन को अगर हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसकी गंध खराब हो जाती है। वो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वो उसी से रिलेटेड है। तो ये पूछ सकता है 10 रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वो जो 10 अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वो पढ़नी है। ठीक है, कौन सी है एक बार मैं बता भी देता हूं। संयोजन, वियोजन और विस्थापन, द्विविस्थापन और उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और 8 की कौन सी है, संयोजन होगी, वियोजन होगी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, रेडॉक्स, और एक है उदासीकरण अभिक्रिया। ये भी आपसे पूछ सकता है। एक होती है अवक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। इनमें से आपको क्या करना है, इनके आपको परिभाषा याद करनी है। मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3XH2। ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर हमें ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, इसमें से जो लास्ट पॉइंट है वो बताऊंगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, उसका कारण ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब उस द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है कि जो अभिकारक का मास है, रिएक्टेंट का मास है, मतलब द्रव्यमान है, वो किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो ये कब बराबर होगा, जब अभिकारक में और उत्पाद में क्या होगी, जो मोल्स, नंबर ऑफ एटम है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तभी तो बराबर होंगे। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान का संरक्षण के नियम के लिए, फॉलो करवाने के लिए उसको बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो एक ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें पहले लेसन में से आपको मोस्टली इनमें से क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बाकी आपने लेसन कंप्लीटली पढ़ भी रखा है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र हो गया और ये रिएक्शन होगी 10। ठीक है, देखिए हम अगले इनको डिस्कस बताते हैं आपको। अगला लेसन जो है अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, एक तो लवण वाले पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसमें, कि लवण वाले पार्ट से आपसे ये पूछ सकता है कि जो लवण है उनके रासायनिक सूत्र लिखिए।
एक तो ये पूछेगा आपसे, केमिकल फार्मूले आपसे पूछेगा, रासायनिक सूत्र जो साल्ट है। और दूसरा दूसरा क्या पूछेगा आपसे, ये देखिए, तो इसमें लवण के उपयोग, ठीक है, एक तो ये जैसे विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा, इनके फार्मूले सारे, ठीक है। एक तो ये वाले क्वेश्चन से ये वाले पार्ट में आता है। अम्ल क्षार वाले में से एक उदासीकरण अभिक्रिया, इसमें भी है उदासीकरण अभिक्रिया, वो पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। या फिर आपसे पूछ सकता है, इसमें एक डेफिनेशन आती है, प्रति अम्ल किसे कहते हैं, एंटा एसिड, एंटा एसिड। प्रति अम्ल क्या होता है, जो किसके प्रभाव खत्म करता है, प्रति अम्ल का मतलब जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करे। जैसे अपने पेट में कई बार एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है, उसके प्रति अम्ल की सलाह देता है। उसमें कौन सा आता है प्रति अम्ल में, बेकिंग सोडा प्रति अम्ल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रति अम्ल में ही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें प्रश्न पूछ सकता है आपसे, एक पीएच पे भी पूछ सकता है, कई बार पीएच पे भी पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, अम्ल का पीएच कितना होता है, अक्षार का पीएच कितना होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो यूनिट है, उसमें धातु और अधातु में आपसे क्या पूछ सकता है, धातु और अधातु में आपसे एक तो अघातवर्ध्यता, तन्यता किसे कहते हैं, मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, और मेटल और नॉन मेटल, और तन्यता अघातवर्ध्यता क्या होती है, ठीक है। वर्जन और निस्थापन में अंतर लिखिए, ये भी पूछ लेता है कई बार। कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग, इंग्लिश में कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग होता है, ठीक है, उसमें अंतर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। खनिज, एस्क और गैंग की परिभाषा दीजिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोलिटिकल रिफाइनिंग होता है, वो पूछ सकता है आपसे, विद्युत परीक्षण, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि NaCl कैसे बनता है, Na2O कैसे बनता है, ठीक है। Na2O ऐसे प्रश्न पूछ ले भी, आप बताइए Na2O कैसे बनता है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पूरी यूनिट आएगी 4 नंबर की, तो इसमें से हो सकता है आपको एक तीन में कन्वर्ट कर दे, या 3 में भी आ जाए आपके क्वेश्चन। तो Na2O कैसे बनता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं मैं, 281 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 286। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, और ये कितना देगा, 1, लेकिन सोडियम कितने हैं, 2, तो 2 सोडियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो आपको ऐसे दिखाना है, 2Na, मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इसके हैं, 2 2 4 2 6, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे इसके, तो आप अलग अलग लिख के भी बता सकते हो अन्य को, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, इसका भी अभी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको फॉर्मेशन दिखानी है उसमें, ये पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। वैसे तो आपने डिटेल पढ़ ली होगी, मैं आपको जो मोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, वो बता रहा हूं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, वे ऑक्साइड जिनका अम्लीय प्रकृति भी होती है और अक्षारीय प्रकृति भी होती है, मतलब एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार ये भी, ठीक है। उसमें एक और मैं बताना भूल गया था, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, अम्लीय वर्षा, और इसके अम्लीय वर्षा के क्या क्या मतलब हानियां हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद में उसमें एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया था अम्ल वाले में, कि जो जैसे आप पूछ लिया कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है छोटे पॉइंट में, क्योंकि छोटे क्वेश्चन यहाँ से इसमें बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, या तो पहली यूनिट में बनेंगे रासायनिक अभिक्रिया वाले में, और इसमें से भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में धातु और अधातु में अघातवर्ध्यता, तन्यता, ये हमने पढ़ लिया। इसमें मैंने एक प्रश्न बना भी रखा है, मैंने जो लास्ट ईयर के प्रश्न बनाए, उसमें आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कार्बन और इसके यौगिक, जहां से 6 का आता है हरियाणा बोर्ड में, तो 6 का आएगा। इसमें से आपसे मोस्टली 3 तो अभिक्रिया है, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया, ठीक है, एक साबुनीकरण, एस्टरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक संकलन अभिक्रिया, ठीक है, एक विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन और उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इंग्लिश में उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक हाइड्रोजनीकरण क्या है, और इसके उद्योग में उपयोग क्या है। एक समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी के मतलब उदाहरण दीजिए, ये पूछा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। कार्बन की ऐसी 2 प्रॉपर्टी, कार्बन के ऐसे 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण इतनी विशाल मात्रा में इनके भंडारण है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कार्बन के 2 ऐसे गुणधर्म आपको पता है, एक तो संयोजकता 4 होती है, और एक उस संकलनन
जिसको इंग्लिश में कैटेनेशन बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। संकलन का मतलब इसके अंदर एक अद्भुत गुणधर्म होता है, एक लंबी श्रृंखला बनाने का, बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है कार्बन। और ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कार्बन और इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त समझाते एक प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उन पे प्रश्न पूछ सकता है। और एक आईयूपीएससी के जो नियम है, कार्बन के जो नामकरण की पद्धति है, वो आपसे पूछ सकता है। ये 4-5, क्योंकि इसमें से सीधा 6 का बनेगा, तो 6 का पूरा बनने का चांस कम है। ऐसे पार्ट में बांट देगा आपको, 3 में दे दिया, 3 में भी दे सकता है आपको, एक में 3 का भाग पूछ लिया, दूसरे में 3 का पूछ लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस लेसन को तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 का है तो पूरे चांस है, क्योंकि आपको पता है कि भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से और बायो में से 6 के आने हैं। एक क्वेश्चन 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, इनके अथवा में मिलेंगे, तो 6 का क्वेश्चन तो उसी में से आ सकता है जो पार्ट 6 नंबर का होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो यहां से आने के चांसेस इसमें से ही आता है, बार आता भी इसी में से है बोर्ड में 6 नंबर का। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट बताए वो भी रिमाइंड करना, जो आप तैयारी कर रहे हो वो भी साथ में करना, दोनों चीजें जरूर करना। तत्वों का वर्गीकरण इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, लगभग सभी पूरा बता भी रखा है। इसमें से एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तीनों ही है। सबसे पहले डोबेलाइनर का अतिरिक्त का नियम, उसकी कमियां क्या हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, उसकी कमियां क्या हैं, मेंडलीव की क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या हानियां थी, और आधुनिक आवर्त सारणी और इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। 5% तो ये हो गए सीधे सीधे, बिल्कुल आसान है, मैंने इनके वीडियो बना रखे अगर आप देखना चाहें तो। उसके बाद में आपसे ये पूछ सकता है कि एक वर्ग के अनुसार और एक आवर्त के अनुसार पीरियड की संख्या, ग्रुप की संख्या। ठीक है, वर्ग के अनुसार आवर्त की संख्या और पीरियड की संख्या। ठीक है, सॉरी मतलब मैंने इंग्लिश में दोनों मिक्स कर दिया। वर्ग के अनुसार धात्विक गुणधर्म कैसे बढ़ता है और आवर्त के अनुसार धात्विक गुणधर्म कैसे बढ़ता है। वर्ग के अनुसार परमाणु आकार कैसे बढ़ता है और वर्ग के अनुसार आवर्त के अनुसार परमाणु आकार कैसे, पीरियड के अनुसार इंग्लिश में बात करें तो ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ेगा, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो कैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं इस लेसन में से, तत्वों का वर्गीकरण। या फिर इसमें से आपसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा 2-1 का, जैसे मान लीजिए पूछेगा 1 से लेकर 10 तक जो तत्व हैं उनमें से धातु है, धातु छाटिए, धातु पूछ लेगा आपसे, है धातु पूछ लेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें से मतलब ये मैं, या फिर आपको ये पूछ लेगा कि एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसके पहले कक्ष में दूसरे कक्ष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए पहले में 2 ही हैं, दूसरे में कितने हो गए, 2 ही कक्ष हैं, तो 2 दूनी 4, तो आपको पूछेगा वो तत्व का नाम बताओ, 2 और 4 6, आप बता सकते हो आराम से, वो क्या है, कार्बन होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, इस लेसन को इस तरह से आपको तैयार करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें से चांसेस ये है कि 1 का मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट मतलब आपको बताया मैंने। और कार्बन और इसके यौगिक में से आईयूपीएससी नेम पे भी प्रश्न आता है, मैं आपको बताना भूल गया था। कार्बन और इसके यौगिक में से आईयूपीएससी नेम भी आपको 2 मिल सकते हैं, बहुत ही आसान से मिलेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपने रूल पढ़े हैं, जो आपने नियम पढ़े हैं क्लासरूम में, वही आपको जो मैंने आपको करवाया है उसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये वाला केमिस्ट्री का पोर्शन था जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 19 नंबर का पोर्शन आएगा पूरा। ठीक है, पहला पार्ट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मिलेगा आपको, दूसरा केमिस्ट्री का मिलेगा, तीसरा बायो का मिलेगा। इस तरह से 3 खंड मिलेंगे आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से मिलेंगे पेपर के अंदर ही, आपको वहां पता चल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो ये 19 नंबर का जो काम है वो आप थोड़ा आराम से करें। एनसीईआरटी की बुक है, उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ें आप लोग, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ये और पढ़ लें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक और कार्बन और इसके यौगिक में से एक, मान लो जो या 3 या 4 अभिक्रिया है, एक और बताना भूल गया मैं, कार्बन और इसके यौगिक में से साबुन वाला जो क्वेश्चन है, साबुन की प्रक्रिया को समझाइए, मिसेल फॉर्मेशन कैसे बनता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा पूरा उठा के दे दिया जाता है 6 नंबर में, ये भी आ जाता है कई बार। तो साबुन वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़े, आंसर इसको करके आए अच्छी तरह से। ठीक है, ये हमारा मेन डिस्कशन था जो हम पहले भी क्लासरूम में कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मतलब कमेंट आ रहा था कि सर हमें भी बताया थोड़ा जो भी है, तो उसके बारे में आपको मोटा मोटा हमने बता दिया। केमिस्ट्री का, अभी हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने केमिस्ट्री का डिस्कस किया वैसे हम फिजिक्स का डिस्कस करते हैं। हरियाणा बोर्ड का सिलेबस 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16 और 2, 18 नंबर का आएगा इसके हिसाब से। जो पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसके बारे में हम क्लासरूम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसमें आपको एक जो लेंस और दर्पण के जो डायग्राम बनाने होते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को अनंत पे रख दिया
तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपको जो अलग अलग पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट रखने होते हैं वो क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि इसमें से 6 नंबर का लेसन है ये, तो आपको 6 का पूछेगा इसमें से। ठीक है, तो इसमें से वे दोनों खासकर लेंस के ज्यादा आते हैं, ऐसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को प्रतिबिंब का चित्र सहित वर्णन करें, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, 2f1 पर हो, f1 पर हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में किए हैं सारे। ठीक है, एक तो ये वाले क्वेश्चन आपसे इसमें से परावर्तन और अपवर्तन में से पूछ सकता है। दूसरा क्या है भाई, चाहे वो दर्पण का हो चाहे वो किस चीज का, लेंस का हो चाहे। और आपसे इसमें से स्नेल का नियम भी इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन अगर पूछे तो स्नेल का नियम या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए, या लेंस की शक्ति पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये आपसे सीधी सी बात है 6 नंबर में आपसे 4 या 2 में करके पूछ सकता है, एक इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, जैसे एक बार आपको मैंने बताया था म्यू बराबर c/v, ये अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है ये। और c क्या हो गया, बोलो c, ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये होती है प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। तो इसके ऊपर आपसे कोई संख्यात्मक प्रश्न पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, तो आप कैसे, पेपर में क्या दिया हुआ था आपको, c की वैल्यू तो फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, फिक्स है वैल्यू, तो आपको v दे रखा था और आपको म्यू पूछा था। ठीक है, इस फार्मूले पे आपको, या फिर आपको लेंस फार्मूला या दर्पण सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसमें 2 भाग में बांट के क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल आ गया 3 का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही पूछ सकता है। या फिर सीधा आपको दे देगा ये जो प्रतिबिंब, आपको किसी वस्तु को मान लीजिए अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब बताइए, कोई उत्तल लेंस के लिए बताइए, उत्तल लेंस के लिए बताइए, दर्पण के लिए बताइए। ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्टली आता है एग्जाम में, ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना, इमेज कहाँ कैसे कैसे बनेगी, अगर यहाँ रखते हैं, फन पर रखते हैं, इस तरह वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने एनसीईआरटी में किया, बिल्कुल समझ आसान सा है। तो ये वाले क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी आपने एनसीईआरटी में से कंप्लीट पढ़ाई इसको। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में से ये भी 3 नंबर का आता है। इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें से मतलब आपसे पूछ सकता है 3 तो रोग हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, कौन से हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, और ये शॉर्ट साइटनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको आपसे पूछ लेगा, छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसमें छोटा क्वेश्चन भी आएगा 1 नंबर का, जिस तरह से ये आपका जो सैंपल पेपर दे रखा है उसके हिसाब से इसमें 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आना चाहिए। 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, एक बच्चा पीछे बैठा है बेंच के और उसको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइए कौन से रोग से ग्रसित है वो, जो पीछे बैठा है तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है, तो कौन सा रोग है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसको निकट का तो आसानी से दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे, ये पूछ ले निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे आप, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इस तरह से मतलब चलता रहता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये से पूछ सकता है। दूसरा दूरदृष्टि दोष पे पूछ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, और खतरे का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। ऐसे 3 प्रक्रियाएं मोस्टली पढ़ते हैं। प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, और प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाले प्रश्न, प्रकाश का परिकिरणन पे कौन सी क्रिया और तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रक्रिया, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इनके ऊपर भी आपसे पूछ सकता है। और एक ही जो मानव नेत्र के ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो कम चांसेस आने के, लेकिन छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आंख में कहां पर बनता है, रेटिना पे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बारीकी से लेसन पढ़ने पड़ेंगे, जो इस लेसन को मैंने बताया जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में विद्युत में, इसमें क्या आ सकता है 3 नंबर में। देखिए विद्युत में अगर देखा जाए तो इस लेसन के अंदर है तो 3 नंबर का, लेकिन ये ज्यादा का होना चाहिए था, क्योंकि इस पे संख्यात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। संख्यात्मक प्रश्न पूछ लिया 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी हो सकता है। देखिए ओम का नियम, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रेजिस्टेंट और रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और आपको इसी में से आपको ऊर्जा निकालनी पूछ ले। ठीक है, ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी बटे टाइम, ई बटे टी, मतलब पावर जो शक्ति, ऊर्जा बटे समय, उसके ऊपर संख्यात्मक प्रश्न पूछ सकता है।
और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में पासर क्रम में दे रखे हैं, उन पे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस लेसन पे पूरा आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा मोस्टली, इस पे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। इसके अंदर ये नहीं है कि यहीं से मोस्टली पूछ जाता है, कहीं से ही पूछ लेता है, ओम के नियम पे पूछ लेता है कई बार आपको। लेकिन मिलेंगे जो संख्यात्मक प्रश्न जो मिलेंगे आपको, जो न्यूमेरिकल वाली बात है, वो फॉर्मूला बेस ही मिलेंगे। बस आपको क्या देखना है न्यूमेरिकल करते वक्त कि आपको क्या दे रखा है और आपको सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए। और मैंने इनके सूत्र के लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, विद्युत वाले सूत्र के लिए, तो आप वो जाके देख सकते हैं आराम से। आपको सूत्र जरूर याद होने चाहिए। फार्मूले अगर आपको याद है, जैसे मैंने बताया ना कि लेंस फार्मूले पर, मिरर फार्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल के लिए दो ही पार्ट है आपके पास, तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल करने हैं आपको। और इसमें आपको देखो ओम के नियम पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और आपको विद्युत इस पे ऊर्जा वाले पार्ट पे प्रश्न पूछ लेता है, विद्युत शक्ति वाले पे पूछ लेता है, ठीक है। या सीधा थ्योरेटिकल प्रश्न उठा के दे तो ओम का नियम किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और या फिर आपसे इस विद्युत में ही आपको मात्रक है, देखो जैसे विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे, मतलब जो SI मात्रक है, जैसे अभी सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट, ठीक है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इस तरीके से जो मात्रक है वो भी मैंने एक शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है, पूरी शॉर्ट डाल रखी है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। रेजिस्टिविटी को एक नाम और बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से 1 मार्क्स में आपसे मिल जाएगा एक क्वेश्चन इसमें। SI मात्रक के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा के, और एक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। तो कई बच्चे किलोवाट आवर को, मैं बता भी चुका हूं क्लासरूम में, किलोवाट आवर को कई बच्चे क्या समझते हैं, ये शक्ति की मात्रक है। ऐसा नहीं है, ये किलोवाट आवर लगा दिया आगे, मतलब पावर गुणा टाइम हो गया, सीधी सी बात है। तो वो ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। किलोवाट आवर पर कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, एनर्जी वाला मैंने बताया आपको, ठीक है। मैंने सैंपल पेपर करवा भी रखा है, मैंने 10th क्लास का सैंपल पेपर करवा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाया भी है, ठीक है। 10th की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की, तो वो देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से आपको कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों से, अगर आपसे पूछे तो कौन से क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछे तो एक तो मोटर, और क्या बनता है, और जनरेटर। आप यही बोलते हैं कि तो विद्युत मोटर बनेगा, जनरेटर बनेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर के बारे में, ठीक है। लेकिन इस ये वाला जो यूनिट है वो 4 नंबर की आएगी इसके हिसाब से। तो 4 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम, वाम हस्त का नियम, जो भी है आपसे वो पूछ सकता है। या किसी सोलेनॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्रफल निकालिए, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्रफल निकालिए, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये इसमें से ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से। ये 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछ सकता है। या तो कोई नियम पूछ लेगा आपसे, बाकी मोटर और जनरेटर दोनों आपको पता ही है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के स्रोत में से आपसे छोटा प्रश्न पूछेगा आपसे, 2 नंबर में से एक नंबर के क्वेश्चन बना सकता है, एक करके। तो इसमें से आपको कोई परिभाषा पूछ ली, ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, या ऊर्जा के मतलब आदर्श स्रोत क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत, ये वाले जो मैंने क्लासरूम में करवाए हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इनमें सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है जो आपको करना है। जो संख्यात्मक प्रश्न आते हैं वो इन 2 में से आते हैं। बस मेन क्या है, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले फार्मूला आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। फिर लेकिन फार्मूले से भी काम नहीं चलता कई बार, भाई कई बच्चे फार्मूले याद कर ले जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि है क्या। भाई जैसे मान लीजिए फार्मूला याद कर लिया कि V बराबर आई आर, अब उनको ये नहीं पता कि V क्या है, ठीक है, आई क्या है। फार्मूला याद है लेकिन उनको इनमें से एक, फिर क्या फायदा होगा। फार्मूले में आपको पता होना चाहिए V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध। तभी तो आपको पता मिलेगा कि भी इनमें से 2 चीज दे रखी है, एक निकालनी है, तभी तो करेंगे। उसमें मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं लगभग सारे, तो आप आराम से कर सकते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये फिजिक्स का पोर्शन था जो मोटा मोटा मैंने बताया। बाकी आप लोगों ने एनसीईआरटी में से काफी अच्छा पढ़ा होगा और ज्यादा उसको डिटेल से पढ़िए। अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं बायो का, विज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीव विज्ञान में डायग्राम बनाने आते हैं बहुत सारे, कई बार क्वेश्चन में आते हैं पेपर में।
तो आप जैसे मस्तिष्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, मस्तिष्क का क्वेश्चन आएगा, डायग्राम कम आता है लेकिन मस्तिष्क पे क्वेश्चन जरूर आता है कि जैसे मान लीजिए मेडुला ऑब्लेटा कार्य बताइए, अगर मस्तिष्क बताइए, पश्च मस्तिष्क कार्य बताइए, ये वाला इसमें आता है नियंत्रण और समन्वय वाले पार्ट में। तो हम पहले जैव प्रक्रम से स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम में ये 6 नंबर का है, तो मतलब ये भी समझ जाओ 6 का इसी में से आना है फिर, ठीक है, क्योंकि 6 का हमने बायो में भी, फिजिक्स में भी देखा, केमिस्ट्री में भी देखा, जो 6 का उसमें से 6 का आएगा तो सीधी सी बात 6 वाला इसी से उठेगा, सीधी सी बात है, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो। तो इसमें ये है भी बड़े क्वेश्चन का ही, क्या है देखो, इसके अंदर एक तो मानव हृदय का चित्र इसी में आता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, और नेफ्रॉन का चित्र, नेफ्रॉन की जो अपना जो कार्य प्रणाली है वो कैसे कार्य करता है वो सारा पूरा, ठीक है, एक वो डायग्राम, एक न्यूरॉन का चित्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन का चित्र, ठीक है, और उसका कार्य जो पूछा जाता है आपसे। ये दो डायग्राम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बायो के अंदर डायग्राम एग्जाम में आते हैं, 2 या 4 तो आते हैं हाई बार से। उसके बाद में जैव प्रक्रम में जैसे मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद में जैव प्रक्रम में एक जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, और मनुष्य के अंदर पोषण का वर्णन कीजिए, स्वपोषी, विषमपोषी पोषण, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये इसमें से आपको 6 नंबर वाला पार्ट मिलेगा इसमें जैव प्रक्रम में, ठीक है। और जीव जनन कैसे करते हैं, ये 5 नंबर का है, ठीक है। देखो ये आपस ये इसमें से या तो 3 का और 2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा प्रश्न आने के चांसेस हैं इसमें से। जीव जनन कैसे करता है, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, भाई एसटीडी की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। अभी पीछे एग्जाम में एक यूएनईपी की फुल फॉर्म आई थी, क्या होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह की फुल फॉर्म आ जाती है। तो इसमें से जो एसटीडी की फुल फॉर्म है, एड्स की फुल फॉर्म है, एचआईवी की फुल फॉर्म है, ये वाले क्वेश्चन है कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के बारे में, मुकुलन के बारे में आपसे पूछा था, विधि होती है ना, एक खंडन द्विखंडन, ये वाली भी आपको इसमें से पूछ सकता है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में गर्भ निरोधन की जो विधियां हैं वो भी इसमें पूछ सकता है आपसे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बार बार में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये वाले लेसन में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब आता है नियंत्रण और समन्वय, इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको देखें तो मैंने एक तो बताया आपको कि एक तो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो आपसे कौन सा भी पूछ सकता है, आपसे हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। न्यूरॉन वाला जो है, न्यूरॉन का चित्र वो कई बार पूछा गया एग्जाम में, वो भी पूछ सकता है आपसे। और उसके बाद में इसके अंदर क्या पूछ सकता है आपसे, हार्मोन का मैंने बता दिया, मोस्टली नियंत्रण और समन्वय में से। आनुवांशिकता और जैव विकास, इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, मेंडल वाला, मेंडल ने प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण के बारे में बताया है, वो प्रश्न पूछ सकता है। मानव विकास की प्रक्रिया को बताइए, वो प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। समजात अंग, समवर्ती अंग किसे कहते हैं, वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में क्यों नहीं जाते, जो मैंने वीडियो में डाल भी रखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको आनुवांशिकता और जैव विकास में होता है। देखिए 2 पार्ट है, आनुवांशिकता और जैव विकास। तो किसी कोड में क्या पता आनुवांशिकता पूछ ले, और किसी कोड में क्या पता जैव विकास पर पूछ ले। ये जरूरी नहीं है कि एक कोड में आनुवांशिकता है तो दूसरे में जैव विकास नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, ये वाले जो पार्ट हैं जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किए हैं अच्छी तरह से, वो वाले इसमें प्रश्न पूछ सकता है। देखिए आनुवांशिकता और जैव विकास में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है पेपर में कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्सप्लेन करिए, व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये 2 या 3 साल लगातार आया है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में मेंडल वाला मैंने आपको बता दिया, मेंडल के जो टॉपिक हैं वो, और मेंडल ने मतलब कैसे बताया, पर कोई लक्षण प्रभावी होता है, प्रभावी होता है, ये वाला, ठीक है। और आपसे जैसे मैंने इसमें नियंत्रण संबंध में प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, ये वाले क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म इंग्लिश में इनको ऐसे बोलते हैं, ठीक है।
तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में, क्योंकि जो सैंपल पेपर है उसमें जियोट्रोपिज्म दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, किसे कहते हैं, तो वो आपसे इस पे प्रश्न पूछ सकता है, नियंत्रण और समन्वय में, ठीक है। हमारा पर्यावरण में एक तो 3R, ठीक है, 3R वाला क्वेश्चन पूछता है, तो 3R पे कौन सा ही पूछ सकता है आपसे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, कौन सा ही पूछ सकता है आपसे। इसमें एक वो चिपको आंदोलन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाले दोनों पार्ट हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। भाई लोगों ने जैसे चिपको आंदोलन के बारे में आप एसएस में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो दो पार्ट है, ये एक बार आप पढ़ भी लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इसमें से छोटे पर्सन बनते हैं, तो मोस्टली आपका फोकस यहाँ पर रहना चाहिए बायो के लिए, आप अच्छी मार्क्स निकाल सकते हैं पेपर में, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इनके डायग्राम है वो बना बना के देखिए आप लोग। डायग्राम में कई बार क्या होता है कि पेपर में डायग्राम ऐसे आ जाता है कि मतलब डायग्राम दे दिया आपको, और जो भाग आप लिखते हो, कौन सा पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, आपसे पूछ सकता है। ऐसे पर्सन भी बन सकते हैं, डायग्राम आपको क्या पता नहीं भी बनाने पड़े, लेकिन मोस्टली आपको डायग्राम आपको फिर भी आपको आने चाहिए, क्योंकि डायग्राम अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे बायो के अंदर। चित्र आपको उसमें पता होना चाहिए, आपको 5-6 मार्क्स का आएगा, उसमें चित्र जरूर आएगा, पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं हर बार। एक तो इस वाले लेसन में से जैव प्रक्रम में नेफ्रॉन का, मानव हृदय का दोहरा परिसंचरण व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न पूछ लिया। पोषण वाला 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, जो 6 नंबर वाले के काफी दावेदार हैं इसमें। एक वो पोषण वाला है कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, स्वपोषी, विषमपोषी, सॉरी, पोषण को परिभाषित कीजिए, पोषण के प्रकार लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। मनुष्य का पाचन तंत्र पूछ ले आपसे, तो ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद में मनुष्य में बच्चे का लिंग धारण कैसे होता है, कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। गर्भ निरोधन की क्या अलग अलग विधियां लिखिए, वही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से 1 बाय 1 लेसन को अच्छी तरह से करके तैयार कर सकते हैं। मेन चीज मैं आपको ये बता रहा था कि आप लोगों को लेसन समझ के, अभी मान लो एक दिन बचा हुआ आपके पास एग्जाम में, कितना भी मतलब टाइम है आपके पास, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, चिंतित होके नहीं, मतलब अच्छी तरह से कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। बस चीजों को समझने की कोशिश, रटने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपके टोटल 60 मार्क्स का पेपर, और उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, वो वाले मैंने आपको लेसन बताए कौन से में से आ सकते हैं। और आप लोग अपने जो आपकी जो तैयारी है उसको भी ऑन रखिए, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको बिल्कुल बारीकी से एक बार अच्छी तरह से पढ़ के आप रिवाइज करके जाइए अच्छी तरह से। जो मेन पॉइंट है वो नोट करते जाइए, और नोट करने का मतलब ये होगा उनको याद करते जाइए, समझते जाइए कि क्या कहना चाह रहा है। तो फिर भी अगर किसी को समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के बता सकते हैं, कोई लेसन में आपको प्रॉब्लम है, कोई पर्सन में आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।